हेलो डियर एस्पायरेंट्स, आज हम इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 2023 ईयर के पीवाईक्यूज का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 2023 में क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ ब्लड मून, व्हेन डज इट हैपन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ब्लड मून क्या है और कब ब्लड मून होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि ब्लड मून क्या होता है। ब्लड मून इज द रेडिश अपीयरेंस ऑफ मून ड्यूरिंग ए टोटल लूनर इक्लिप्स। ब्लड मून क्या है? मून का जो रेडिश अपीयरेंस होता है, और कब होता है? टोटल लूनर इक्लिप्स के समय हम उसे ब्लड मून कहते हैं। तो ये इंट्रो में आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। देन हम बढ़ते हैं मेन बॉडी की तरफ। मेन बॉडी में लिखेंगे कि ये कब होता है, ठीक है, या कैसे होता है, व्हेन डज इट हैपन। तो देखो, ब्लड मून होने का कारण है टोटल लूनर एक्लिप्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टोटल लूनर एक्लिप्स में क्या होता है। तो एस्पायरेंट्स, टोटल लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि जो अर्थ है वो सन और मून के बीच आ जाती है। सन और मून, अर्थ जो है ना वो किसके बीच आ जाती है? सन और मून के बीच आ जाती है। बात समझ आया? तो इससे होता क्या है कि जो अर्थ की शैडो है वो मून के ऊपर पड़ती है, राइट। और मून के ऊपर अर्थ की शैडो का पड़ना क्या कहलाता है? लूनर एक्लिप्स। तो जब मून के ऊपर अर्थ की शैडो पड़ती है तो क्या होता है कि इस पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, और मून पे जो लाइट जाती है वो स्कैटर्ड होके जाती है एंड रेड वेवलेंथ की लाइट पहुंचती है, और फिर इससे मून से रेड लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें मून क्या है? रेडिश दिखाई देता है। तो ब्लड मून होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है? सन, अर्थ और मून का क्या होना? परफेक्टली अलाइन होना, जिसको हम सिजिगी बोलते हैं, राइट। एंड मून का फुल मून फेज में होना, यानी चंद्रमा पूरा होना चाहिए, ठीक है। एंड लाइट का स्कैटर होना, जब लाइट स्कैटर होगी तभी जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट है वो मून तक पहुंच जाती है, ठीक है, और फिर मून उसे रिफ्लेक्ट करता है तो हमें मून रेडिश दिखाई देता है, ठीक है। एंड देन की फीचर्स क्या होते हैं? तो पहला की फीचर है कि एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट हमें देखने को मिलता है। अर्थ जो है ना, शैडो फुली, अर्थ की जो शैडो है फुली मून को कवर करती है, मतलब सिजिगी के कारण जो अर्थ का शैडो है वो कम्प्लीटली मून को कवर करता है। दूसरा, कलरेशन। आपको पता है कलर कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है मून का, क्योंकि लॉन्ग वेव लेंथ एटमॉस्फेयर से पास होकर मून तक पहुंचती है और बाकी स्कैटर हो जाती हैं। एंड मून इल्यूजन, जो मून है ना वो नॉर्मल साइज से बड़ा दिखाई देता है, जिसे हम जाइंट रेड मून कहते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो एटमॉस्फेयर को स्टडी करें, इस समय पे आराम से कर सकते हैं, राइट। एंड प्रमोट पीपल्स इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस। लोगों का एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस में ये जो मतलब ब्यूटीफुल फेनोमेनन है रेड मून का, वो स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी में लोगों के इंटरेस्ट को बढ़ाता है। बाकी स्काई वॉचर्स को अट्रैक्ट करता है, फोटोग्राफर्स को अट्रैक्ट करता है, यानी ये जहाँ भी दिखता है वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देता है। नाउ फाइनली हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? ब्लड मून रिमेन ए फैसिनेटिंग फेनोमेनन विद साइंटिफिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। अगर आपको कोई भी मतलब न्यू फेनोमेनन आता है तो आप वहाँ पे ये डेफिनीशन, मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसको आप आराम से लिख सकते हैं, मतलब एक जेनरिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया उसकी बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज मून मिशन प्रोग्राम चंद्रयान 3। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 इज द इंडियाज थर्ड लूनर मिशन developed by ISRO and making India's first country to achieve soft landing near South Pole of Moon। चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा लूनर मिशन है जो इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसने इंडिया को पहला कंट्री बना दिया मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। मेन बॉडी में
हमें क्या लिखना है, की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3 ऑन मून मिशन। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि हम ये चंद्रयान 3 के थ्रू साउथ पोल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे वाटर वगैरह की प्रेजेंस को देख सकते हैं। जैसा कि नासा का जो आर्टेमिस मिशन है वो भी मून की स्टडी से रिलेटेड है और ये साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में भी मदद करेगा मून की सरफेस की। जैसे हमारे पास एक प्रोब होता है स्पेक्ट्रोमीटर, जिसके थ्रू हम क्या है लूनर सरफेस को लूनर सॉइल को एनालाइज कर सकते हैं। देन सिस्मिक एंड एक्सोस्फेरिक स्टडीज, मेजर एंड स्टडी मून्स सिस्मिक स्टडी। जो मतलब चंद्रयान 3 है उसके थ्रू हम मून के ऊपर आने वाले अर्थक्वेक के कारण जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनको भी स्टडी किया जा सकता है। चंद्रयान 3 में हमने कुछ पे लोड्स भी लोड किए हैं सिस्मिक स्टडी को मॉनिटर करने के लिए एंड ये ग्लोबल लूनर रिसर्च को भी प्रमोट करेगा। जो भी हम डेटा ऑब्टेन करेंगे वो हम नासा के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मून की बढ़ सके। देन टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन टू वैलिडेट इंडिजिनस लैंडिंग एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर प्लानिटरी मिशन। अगर कोई भी मतलब स्पेस मिशन होता है तो वो डेफिनेटली इंडिया की टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, इंडिया की जो लोकल टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करता है और ये फ्यूचर में हमें दूसरे प्लानिटरी मिशन के लिए इन्फ्लुएंस करता है। तो फाइनली हम इसमें कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, जो चंद्रयान 3 मिशन है वो वाइटल डेटा प्रोवाइड करेगा लूनर जियोलॉजी एंड मिनरलोलॉजी से रिलेटेड। लूनर जियोलॉजी का मतलब क्या है कि हम चंद्रमा की सतह को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, वहाँ पे प्रेजेंट मिनरल्स को स्टडी कर पाएंगे और ये जो मिशन है ना वो फ्यूचर मिशन जैसे कि लूपेक्स जापान का है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन हम देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन टू मीट द कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, डिस्कस विद द स्पेशल रेफरेंस टू द रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये 12 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारी एनर्जी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो उसको मतलब फुलफ़िल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा और हमें स्पेशली रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज के रेफरेंस में ये जवाब देना है। मतलब इंडिया ने अपनी इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ जो एनर्जी है उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज से फुलफ़िल करने के लिए क्या कदम उठाएं। तो अगर हम एक डेटा PIV के एक डेटा के अनुसार देखें, इंडियाज़ पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी हैज़ ग्रोन फ्रॉम 15 किलो मेगा जूल पर पर्सन in 2014-15 to 18.5 kilo megajoule per person in 23-24 due to India's rapid economic growth। तो ये PIV का डेटा है जो आप HIT यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया की एनर्जी डिमांड 2014-15 में थी वो कितनी थी, 15 किलो मेगा जूल पर पर्सन, जो 2023-24 में बढ़कर कितनी हो गई है, 18.5 किलोमीटर। इसीलिए हमें अपने जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो डेवलप करने की ज़रूरत है। तो मेन बॉडी में हम देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए हैं इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए। तो 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया। नेशनल सोलर मिशन प्रमोट्स लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ पावर विद टारगेट ऑफ 280 गीगावाट बाई 2030। जो नेशनल सोलर मिशन है वो प्रमोट करता है लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ पावर और इसका टारगेट क्या है कि 2030 तक 280 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। विंड एनर्जी डेवलपमेंट इंडिया को 4th ग्लोबली रैंक देता है और जो मेजर प्रोजेक्ट विंड एनर्जी से रिलेटेड हैं वो तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। फिर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से कम होती है उन्हें हम स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं और इन्हें भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। देन नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है जो 2022 में आया था। ये बायोगैस, बायो मास पावर एंड वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करता है।
इनको प्रमोट करता है रूरल और अर्बन एरियाज में। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया है कि बंदवारी जो गुरुग्राम फरीदाबाद में पड़ता है, वहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप किया गया है जिसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट की है। फिर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के एडॉप्शन को प्रमोट करता है, जैसे कि फेम एक स्कीम है जो ईवी से रिलेटेड है। देन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ाता है। इंडिया लीडर है आईएसए में, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो मतलब ग्लोबल सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है। आईएसए क्या है? ग्लोबल सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है, जिसमें इंडिया क्या है? लीडर है। देन चैलेंजेस इन रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, कि इसमें गैप रहता है, इंटरमिटेंसी, मतलब इन्हें कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी, अगर जिस दिन सूर्य नहीं निकला तो सोलर एनर्जी उस दिन नहीं प्रोड्यूस होगी, राइट। ऐसे ही अगर हम विंड पावर की बात करें तो विंड भी वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। देन हमारे पास स्टोरेज से रिलेटेड काफ़ी सारे बोटलनेक्स यानी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एनर्जी को एफिशिएंटली हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से, और हाई इनपुट कॉस्ट होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को सेटअप करने का, एंड पॉलिसी अनसर्टिनिटी जिसकी वजह से डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट होता है। तो इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो हमें ग्रिड मॉडर्नाइजेशन करना है ताकि हम एनर्जी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, जैसे कि स्मार्ट ग्रिड्स प्लान करनी है, हमें सब्सिडीज़ देनी है, टैक्स इंसेंटिव देने हैं, ताकि जो मतलब इनपुट कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। फाइनली कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वी कैन अडॉप्ट अन्नदाता टू ऊर्जादाता फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। हमें जैसे कि अन्नदाता होते हैं ऐसे ही ऊर्जादाता होने चाहिए। मीन्स हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू, और जितना हमें यूज में आनी है उसको यूज करने के बाद हम उसे सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होगी। ओके। देन द लास्ट क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया, वो पूछा गया व्हाट इज इंडियाज मेन अचीवमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दीज हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इंडिया का बायोटेक्नोलॉजी में मेन अचीवमेंट क्या है और ये कैसे पुअर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने में मदद करेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूसेज ऑफ एनी टूल्स ऑब्लिक टेक्निक्स ऑन एनीथिंग बायोलॉजिकल टू जनरेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फॉर मैनकाइंड। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि इसमें हम टूल्स और टेक्निक्स को यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ताकि हम उनसे मैनकाइंड के लिए कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को जनरेट कर सकें। सिंपल, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम टूल्स और टेक्निक्स को लिविंग एंटिटी के ऊपर यूज करते हैं ताकि हम उसमें चेंजेस कर सकें और उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मैनकाइंड के लिए प्रोड्यूस कर सकें। अब इंडिया के मेन अचीवमेंट्स क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी में? तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो आपने कोविड-19 में देखा, वैक्सीन डेवलपमेंट। हमने कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड जैसी वैक्सीन्स बनाई बायोटेक का यूज करके। जीनोमिक रिसर्च में बायोटेक हेल्पफुल रहता है, जैसे कि पॉपुलेशन जीनोम सीक्वेंसिंग। एक इंडिया में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जहाँ पे डिफरेंट इंडियन ट्राइब्स की जो जीनोम है उसको स्टडी किया जा रहा है। एग्रीकल्चरल बायोटेक, है ना, एग्रीकल्चर जैसे कि बीटी कॉटन। अब वर्ल्ड का 24% जो कॉटन प्रोडक्शन होता है वो बीटी कॉटन की वजह से होता है। देन स्टेम सेल रिसर्च, है ना, डिफरेंट थेरेपीज़ जैसे डायबिटीज़ है, इन डिजीज़ के लिए स्टेम सेल रिसर्च हेल्पफुल है, जो कि एक बायोटेक का एमर्जिंग फील्ड है। स्टेम सेल बेस्ड थेरेपीज़ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ ग्लोबल कोऑपरेशन की अगर बात करें तो हम ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, जैसे रोटावेक क्या होता है, रोटा वायरस से बचने के लिए हम क्या है वैक्सीन का डेवलपमेंट कर सकते हैं बायोटेक का यूज करके। और बायोफ्यूल टू रिड्यूस इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को रिड्यूस करेंगे। देन बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो हेल्प करता है अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल के अपलिफ्टमेंट में हेल्प करता है, राइट।
जैसे कि हेल्थ केयर एक्सेस को बढ़ावा देता है। जो बायोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं उनकी कॉस्ट लोअर होती है। जैसे जो नॉर्मल प्राइस होता है उससे 20 से 30% प्राइस बायोलॉजिकल ड्रग्स का सस्ता होता है, तो मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा। इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है और यील्ड को बढ़ा देता है। जैसे जो गोल्डन राइस है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है क्योंकि हमने इसमें बायोटेक का यूज किया हुआ है, ठीक है, टेक्निक का, और ये विटामिन ए एनरिच्ड राइस होते हैं। देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होता है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। बायोटेक सेक्टर की वजह से एनुअली 15% जॉब्स ज़्यादा निकलती हैं। सोशल इक्विटी की बात करें तो फार्मर्स की इनकम बढ़ाता है ना, और वीमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स वीमेंस के लिए यूज़ करना आसान है। अब बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट्स के कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क का एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। नेशनल बायोटेक पॉलिसी है हमारी। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंस काउंसिल, जिसे हम बीराक कहते हैं, जो बायोटेक में काम कर रही है। कुछ सजेस्टिव मेजर्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी को एनहेंस कर सकते हैं, जैसे टैक्स इंसेंटिव्स टू बायोटेक फॉर्म। बायोटेक फॉर्म है, उन्हें टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए। बायोटेक एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है क्योंकि आज भी मतलब अगर आप देखें तो क्लास 11-12 में बहुत ज़्यादा बायोटेक के सिलेबस पे फोकस नहीं किया गया। जो भी अगर सिलेबस दिया गया है तो वो अपडेटेड नहीं है, तो कैरिकुलम अपडेट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जो फ्यूचर है बायोटेक्नोलॉजी का वो काफ़ी ही ब्राइट फ्यूचर है, मतलब इमेंस प्रॉमिस होल्ड करता है। ये मतलब हमारे बहुत सारे फ्यूचर में चैलेंजेस सॉल्व कर सकता है अगर हम केयरफुल लीडरशिप करें टू मैक्सिमाइज बेनिफिट वाइल मिटिगेटिंग द रिस्क। जो भी मतलब रिस्क तो होता ही है, कोई नया टेक्नोलॉजी होता है, अगर हम रिस्क को मिटिगेट करेंगे तो हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। होप दिस इनिशिएटिव इज हेल्पिंग यू। अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।